तौर पर हम इसको जो है ना वो सेक्शन 54 है, सॉरी आर्टिकल 54 है कानूनी शहादत ऑर्डर का 1984, उसको हम अटैच कर सकते हैं। 54 वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोर्ट जो है ना वो बार कर देगी। आर्टिकल जो 54 है उसमें यह है कि कोर्ट जो है ना वो कह लें कि कॉग्निजेंस नहीं लेगी हाय। अच्छा, ये 54 जो आर्टिकल है ना इसका क्रॉस रेफरेंस में वो ये कहता है कि अगर कोई ऑलरेडी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर जो है ना वो मौजूद है, ठीक है, तो कोर्ट जो है ना वो कह लें कि प्रिवेंट होगी कि वो दोबारा कॉग्निजेंस ना ले या ट्रायल को होल्ड ना करे। तो जजमेंट इन पर्सोनम का प्रिंसिपल है, तो वो इसके साथ आपने क्रॉस रेफरेंस के तौर पे जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब इसकी असाइनमेंट में सबसे पहले सेक्शन 10 तो आपने कर लिया, अब इसकी रेस ऑफ जुडिस है, सेक्शन 10 है। इसको मैंने आसान वर्डिंग में आपके लिए बना दिया है, ठीक है। मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिव करके और कंसोलिडेट करके ना आपके लिए आसान सी वर्डिंग में मैंने लिख दिया है बेयर एक्ट, क्योंकि बेयर एक्ट में कई दफ़ा पढ़ने में और आपको समझने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने जो है ना वो आपके लिए अलहदा से लिख दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड, कोई भी कोर्ट जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, किसी भी सूट के ट्रायल को, इन विच जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये वाली 4 चीज़ें जो है ना मैंने आपके लिए निकाली हैं कि कोई भी कोर्ट जो है ना वो कब प्रोसीड नहीं करेगी किसी भी सूट और ट्रायल को, वो इन 4 सूरतों में जो है ना वो नहीं करेगी। सबसे पहले वो कह रहे हैं द मैटर इन इशू इज़ आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कोई मैटर जो इन इशू है सूट में वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो पहले सूट उन्होंने इंस्टीट्यूट किया था उसमें भी वो कह लें कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था, तो कोर्ट जो है ना वो सब्सिक्वेंट सूट को जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं कि बिटवीन द सेम पार्टीज़, ठीक है, कब प्रोसीड नहीं करेगी, जब वो पार्टीज़ जो है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और बिटवीन द पार्टीज़ अंडर होम दे क्लेम लिटिगेटिंग, अगर वो पार्टीज़ सेम नहीं है, वो पार्टीज़ उनकी डेथ वगैरह हो गई है तो कल को उनको लीगल एयर्स आ गए हैं या उनके ज़रिए जो क्लेम कर रहे हैं उनके एजेंट्स, ऑथोराइज एजेंट जो हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान होना चाहिए, वो कह रहे हैं। फिर भी कोर्ट जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी सेकंड सूट को। और अंडर सेम टाइटल, टाइटल जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कह लें कि प्रॉपर्टी के टाइटल को जो है ना कंटेस्ट कर रहे हैं एक ही पोजेसन को, ये कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा टाइटल है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वो सब्सिक्वेंट सूट में भी वो कह रहे हैं कि वो सेम टाइटल ही होना चाहिए, ठीक है। वो ए क्लेम करे या उसके लीगल एयर्स जो है ना वो टाइटल को क्लेम करें कि ये मेरी पोजेसन है और ये प्रॉपर्टी जो है ना ये मेरे नाम पर है, ठीक है। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी सेकंड सूट को, ठीक है। अब इसका ये वाले 4 पॉइंट्स जो है ना, ठीक है, इन सूरतों में जो वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी अगर उसके कोई सब्सिक्वेंट सूट आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि वो पेंडिंग कहाँ कहाँ पर पड़ा हो, तो फिर वो प्रोसीड नहीं करेगी। वो कह रहे हैं कि वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, चाहे वो सेम कोर्ट में पड़ा हो, ठीक है, जिसमें हम पहला सूट लेके गए हैं, और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान हैविंग जुरिसडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम, या वो कह रहे हैं कि किसी और कोर्ट में पाकिस्तान की पड़ा हो जो कि कॉम्पिटेंट हो, जुरिसडिक्शन रखती हो रिलीफ ग्रांट करने की, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या किसी ऐसी कोर्ट में पड़ा हो जो कि पाकिस्तान से बाहर हो लेकिन उसको फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही हो या उसने इस्टेब्लिश किया हो, और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इवन के वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग पड़ा हो तो फिर भी सब्सिक्वेंट सूट यानी कि बाद वाला सूट नहीं आ सकता, ठीक है। कोर्ट उसको जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी, सॉरी बाद वाला सूट आ तो सकता है
ठीक है, लेकिन उसको प्रोसीड नहीं करेगी। सही है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। प्रोसीड का मतलब होता है कि सूट आ सकता है, यानी कि सूट कोर्ट में आ जाएगा, लेकिन कोर्ट उसको प्रोसीड नहीं करेगी, यानी कि चलाएगी नहीं उसको। अब इसकी कंडीशंस हैं कि सेक्शन 10 जो है वो कब कब अप्लाई होगा। वो वही वाले पॉइंट हैं जो हमने पहले ऊपर निकाले थे, कब जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी, तो वही उसकी कंडीशंस हैं। तो वही उसकी कंडीशंस हैं। तो वो कह रहे हैं कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब जुडिस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। कौन कौन सी? सेम मैटर इन इशू। सबसे पहली कंडीशन क्या है? रेस्ट सब जुडिस उस वक्त अप्लाई होगा जब सेम मैटर इन इशू होंगे। वो कह रहे हैं कि ऑल द मैटर्स इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम। वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए एज इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जिस तरह प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में थे। अब मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, वो कह रहे हैं कि हम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू कब कहेंगे? वो कह रहे हैं तब कहेंगे व्हेन अलेज्ड बाय वन पार्टी, जब उसको किसी भी मैटर को अलेज किया हो एक पार्टी ने, एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड बाय द अदर पार्टी, या उसको डिनाई और एडमिट किया हो दूसरी पार्टी ने। ज़्यादातर जो प्लीडिंग में होता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में एक पार्टी अलेज करती है रिटन स्टेटमेंट, दूसरी पार्टी जो है उसको डिनाई करती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट है वैल्यूएबल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। और ये वाली चीज़ें जो है ना, जो मैटर उन्होंने अलेज किए हैं, वो कह रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हों कि केस का फैसला जो है ना उन पे डिपेंड कर रहा हो। तो हम उनको कहेंगे कि ये मैटर इन इशू जो है ना वो सेम है, जो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में थे वही इसी में है। अब नेक्स्ट की कंडीशन क्या है एप्लीकेबिलिटी की, जो रेस्ट सब जुडिस का प्रिंसिपल है। वो कह रहे हैं सेम पार्टीज सेम होनी चाहिए। बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज़, सेम पार्टीज़ के दरमियान होनी चाहिए, और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि कह लें कि क्लेम लिटिगेटिंग जो पर्सन उनके लिए क्लेम कर रहे हैं उनके दरमियान होने चाहिए, या उनकी पार्टीज़ के दरमियान होने चाहिए। सेम टाइटल है। द पार्टीज मस्ट कंटेस्टिंग इन बोथ सूट अंडर द सेम टाइटल जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी का टाइटल था, यानी कि जो हम पहले सूट में जो है ना प्रॉपर्टी को कंटेस्ट कर रहे थे, वही प्रॉपर्टी वही सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो बाद वाले सूट में, और टाइटल जो है ना वो बाद वाले सूट में होना चाहिए। अब आगे क्या करें? प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रीवियस सूट जो है ना वो लाजमी तौर पर पेंडिंग पड़ा हो, डिसाइड ना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोसीड करेगी, ठीक है, पेंडिंग पड़ा हो। वो कह रहे हैं द प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग इन ए कोर्ट व्हेन द सब्सीक्वेंट सूट इज इंस्टीट्यूटेड, यानी कि प्रीवियस सूट वो कह रहे हैं पेंडिंग पड़ा हो जब हम बाद वाला सूट जो है ना लेके आए। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, नेक्स्ट उसकी हेडिंग जो है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब जुडिस। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट जो है ना ये भी लाजमी कंडीशन है इसकी। कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी तो फिर ही है ना, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो फिर पेंडिंग भी पड़ा हो किसी कोर्ट में, आप दोबारा सूट लेके आ सकते हैं। रेस्ट सब जुडिस जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं करेगा उस पर। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब जुडिस ओनली अप्लाइज व्हेन ए प्रीवियस सूट इज पेंडिंग। वो कह रहे हैं कि रेस्ट सब जुडिस का प्रिंसिपल सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई होगा जब प्रीवियस सूट जो है ना वो पेंडिंग पड़ा है। कहाँ पेंडिंग पड़ा है? वो कह रहे हैं कि इन द सेम कोर्ट, उसी कोर्ट में पड़ा है जिसमें ऑलरेडी आप बाद वाला सूट लेके आए हैं, और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, या किसी और कोर्ट में पाकिस्तान की पड़ा है। एनी कोर्ट आउटसाइड पाकिस्तान, किसी पाकिस्तान की आउटसाइड कोर्ट में पड़ा है, विच इज़ इस्टेब्लिश, जिसको इस्टेब्लिश किया है अंडर अथॉरिटी ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और इन द सुप्रीम कोर्ट, इवन के वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा है पेंडिंग। ठीक है, तो उस पर भी जो है ना वो एप्लीकेबल होगा ये वाला प्रिंसिपल। एंड सच इज़ कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ, एंड सच कोर्ट, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपने अब यहाँ पे कर लेना है एंड सच कोर्ट,
और यानी कि कोर्ट में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कोर्ट जो है ना वो कॉम्पिटेंट भी हो रिलीफ को ग्रांट करने की। ऑब्जेक्ट आगे उसके हेडिंग क्या है, वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ रेस सब जुडिस। कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं सारी, उसकी 5 कंडीशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ रेस सब जुडिस, मकसद क्या है रेस सब जुडिस का? वो कह रहे हैं सबसे पहला मकसद ये है कि टू प्रिवेंट कोर्ट ऑफ पैरेलल जुरिसडिक्शन टू प्रोसीड विद द ट्रायल, ताकि कोर्ट को वो कह रहे हैं कि पैरेलल जुरिसडिक्शन से बचाया जाए कि वो आपस में जो है ना वो दो सूट्स को लेके जो है ना वो एविडेंस की मिक्सअप ना हो सके, या कह लें कि जुरिसडिक्शन के हवाले से जो कोई क्वेश्चन जो है ना वो अरेज ना हो सके उस पर, ठीक। तो वो कोर्ट को इस चीज़ से बचाने के लिए प्रिंसिपल जो है ना वो रेस सब जुडिस अप्लाई किया जाता है। टू कन्फाइन पार्टीज़ टू वन सूट, पार्टीज़ को जो है एक ही सूट के हद तक महदूद रखा जाए ताकि फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस फैसला जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सके। और लिमिट द प्रोसीडिंग एंड एविडेंस, प्रोसीडिंग और एविडेंस जो है ना उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, ठीक है। जजमेंट जो है वो आपने नोट कर लेनी है, मैंने आपको पहले बताई है। बेयर एक्ट में वो कह रहे हैं कि एविडेंस जो है ना वो एक सूट की अगर हमने उसको कंसोलिडेट नहीं किया तो दूसरे सूट में नहीं आ सकती, ठीक है। वो वाली आपने जजमेंट लाजमी नोट करनी है, ठीक है। उसी पर ये तीसरा ऑब्जेक्ट उसका है कि प्रोसीडिंग और एविडेंस को लिमिट किया जाए, एक सूट की हद तक रखा जाए ताकि मिक्सअप ना हो। और लास्ट जो है इसका प्रिंसिपल, रेस सब जुडिस नॉट अप्लाई टू फॉरेन कोर्ट्स, ठीक है। ये आखिरी हेडिंग है इसकी। वो कह रहे हैं कि रेस सब जुडिस जो है ना वो फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा। द प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई व्हेन सूट इज़ पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट, वो कह रहे हैं कि जब फॉरेन कोर्ट में सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है तब ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को हम देखें, ठीक है, जैसे CRPC की है, पाकिस्तान पिनल कोड की है, पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 3(4) में है, और CRPC में 188 सेक्शन में उसका प्रोसीजर है, ठीक है। अगर कोई भी पाकिस्तानी सब्जेक्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर है वो बाहर जाकर जुर्म करता है, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने पाकिस्तान में ही किया है। वहाँ पर अगर उसको सज़ा हो भी जाए, कुछ हो भी जाए, तो इधर आके दोबारा उसको ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली इसकी असाइनमेंट थी जी, छोटी सी इसकी असाइनमेंट है। ज़्यादातर जो है सब जुडिस पे नोट आता है, ठीक है। तो और अगर नोट ना आए तो फिर कह लें कि डिफरेंस आता है रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा में। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फिर तफसील से इसके डिफरेंस के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो और लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट जो है ना वो अपडेट मिलती रहें, और बेल के आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।